हाँ बेटा, हम बात करें धातु क्रम की। मैंने आपको धातु क्रम का कुछ पार्ट पढ़ा दिया था और इसका कुछ पार्ट अभी थोड़ा बाकी है, उसके बारे में बात करते हैं। हमने जो है वो भर्जन और निस्तापन प्रक्रिया को कंप्लीटली समझ लिया था और मैंने आपको एक बात ये भी बता दी थी कि एक होता है कोपरमेट, और कोपरमेट जो होता है वो क्या होता है Cu2O प्लस Cu2S, ठीक है, Cu2O प्लस Cu2S, यही है, ध्यान रखना है ना। Cu2O प्लस Cu2S के जो मिश्रण होता है उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, कोपरमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोपरमेट। अब अगली बात करते हैं, एक होता है गालक। क्या होता है, गालक। गालक क्या होता है उसको समझते हैं। देखो क्या होता है, कोई भी अयस्क है, उस अयस्क में दो चीजें पाई जाती है, एक तो होती है धातु और एक होती है अशुद्धि। एक होती है अशुद्धि। अशुद्धि जो होती है ना वो अगलनीय होती है। कैसी होती है, अगलनीय। यानी जब हम किसी अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं ना तो उसमें अशुद्धियों को हटाना पड़ता है। अशुद्धियों को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। और वो अशुद्धियां क्या होती है, अगलनीय होती है, वो गलती नहीं है। जब धातु अयस्क को आप गर्म करोगे तो ये आसानी से गलेगी नहीं। तो इन अगलनीय अशुद्धियों को क्या किया जाता है, गालक की सहायता से गलनीय अशुद्धियों में बदल दिया जाता है। इन अगलनीय अशुद्धियों को उस गालक की सहायता से, ठीक है ना, गलनीय अशुद्धियों में बदल दिया जाता है और बदल करके धातु मल की सहायता से उनको बाहर कर दिया जाता है। तो गालक का मतलब होता है कि वे पदार्थ, गालक हो गया वे पदार्थ जो अगलनीय, वे पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियों, अशुद्धियों को क्या कहते हैं हम, अधात्री या कह दो गैंग, है ना, अधात्री या कह दो गैंग। अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय धातुमल, गलनीय धातुमल जिसको बोलते हैं स्लज में परिवर्तित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। क्या कहते हैं, गालक। समझ आई ना बात। यानी वे पदार्थ जो अगलनीय अशुद्धियां होती है ना, अशुद्धियां कैसी होती है, अगलनीय, उन अगलनीय अशुद्धि को कहते हैं अधात्री या गैंग, को गलनीय धातुमल यानी स्लज में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गालक। तो गालक का सीधा सा काम होता है कि ये अगलनीय अशुद्धियों को धातुमल बना करके, और धातुमल बना करके धातुमल के रूप में वहां से क्या कर देता, बाहर कर देता है। अब जो गालक है बेटा, ध्यान रखना, मोस्ट चीज बता रहा हूं, ये दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, अम्लीय गालक, और एक होता है क्षारीय गालक। क्षारीय गालक एक तो हो गया अम्लीय गालक और एक होता है क्षारीय गालक। अम्लीय गालक कौन होता है, SiO2। कौन है, SiO2। क्षारीय गालक है कैल्शियम ऑक्साइड। कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड। अम्लीय गालक SiO2 है और इस SiO2 का उपयोग जो है वो हम कॉपर के निष्कर्षण में करते हैं, कॉपर के निष्कर्षण में। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो कॉपर का निष्कर्षण है ना, आयरन पायराइटिज CuFeS2, जब हम आयरन पायराइटिज से कॉपर का निष्कर्षण करते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। जब आयरन पायराइटिज CuFeS2, आयरन पायराइटिज से जब हम कॉपर का निष्कर्षण करते हैं तो गालक के रूप में कौन काम में लेते हैं, अम्लीय गालक यानी SiO2। कौन काम में लेते हैं, SiO2। जबकि क्षारीय गालक जो है वो किस के निष्कर्षण में काम लिया जाता, आयरन के निष्कर्षण में, आयरन के निष्कर्षण में, है ना। जब आप हेमेटाइट मैग्नेटाइट वगैरह से आयरन का निष्कर्षण करोगे तब हम कौन सा गालक काम में लेते हैं, क्षारीय गालक Cu। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। गालक दो प्रकार का होगा, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। अम्लीय गालक SiO2, क्षारीय गालक Cu कैल्शियम ऑक्साइड। अम्लीय गालक कब काम में लेते हैं, कॉपर पायराइटिज, कॉपर, आयरन पायराइटिज नहीं, सॉरी, कॉपर, ये कॉपर है,
कॉपर पायराइटिस से जब हम कॉपर का निष्कर्षण कराते हैं ना CuFeS2 से कॉपर का निष्कर्षण, तब हम अम्लीय गालक काम में लेते हैं, और जब आयरन का निष्कर्षण करवाते हैं तब हम क्षारीय गालक को काम में लेते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब अगली बात आ जाती है धातु। यहां तक तो हमने भर्जन और निस्तापन तक की बात कर ली थी, और भर्जन और निस्तापन प्रक्रिया द्वारा हम क्या करते थे, अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदल देते थे। भर्जन और निस्तापन का काम क्या होता है, अयस्क के छोटे छोटे टुकड़ों को किस में बदलना, धातु ऑक्साइड में। अब अपना धातु क्रम का अगला पार्ट है धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन, ठीक है ना। शुद्ध धातु में नहीं होगा अपचयन, अपचयन होगा अशुद्ध धातु में। तो धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन जो है टोटल 4 विधियों से किया जाता है। पहली विधि है कार्बन, जिसको बोलते हैं कोक, कार्बन द्वारा अपचयन। और कार्बन द्वारा अपचयन जो विधि है इसका नाम होता है परगलन। क्या नाम होता है, परगलन। ठीक है, तो परगलन जो प्रक्रिया है वो किसकी प्रक्रिया है, धातु ऑक्साइड का शुद्ध धातु में अपचयन। परगलन के द्वारा क्या किया जाता है, धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन। ध्यान रखना, ये शुद्धिकरण है, भर्जन निस्तापन इनकी प्रक्रिया नहीं है। परगलन जो है वो किसकी प्रक्रिया है, धातु ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन करने की प्रक्रिया। और परगलन कब कहते हैं, जब हम धातु ऑक्साइड का अपचयन कार्बन यानी कोक द्वारा कराते हैं। तो जब आप धातु ऑक्साइड का अपचयन कार्बन या कोक के द्वारा कराओगे तो उस प्रक्रिया को कहेंगे परगलन। ठीक है, जो परगलन प्रक्रिया है वो कम विद्युत धनी धातु, कम विद्युत धनी धातु जैसे कॉपर, आयरन, है ना, लेड, जिंक, ठीक है ना, आदि के अपचयन के लिए करते हैं। आदि, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं कि परगलन जो है वो कम विद्युत धनी धातु जैसे कॉपर, आयरन, लेड, जिंक आदि के ऑक्साइड का अशुद्ध धातु में अपचयन। ठीक है ना, कम विद्युत धनी धातु जैसे कॉपर, आयरन, लेड, जिंक आदि के जो ऑक्साइड है उन ऑक्साइडों का शुद्ध धातु में जो अपचयन है वो किस विधि द्वारा किया जाता है, परगलन द्वारा। तो आपको एक बात तो ये याद रखनी कि परगलन है क्या, धातु ऑक्साइड का धातु में अशुद्ध धातु में अपचयन किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा, उसे हम कहते हैं परगलन। परगलन किस किस धातु ऑक्साइड को लिए, ऑक्साइडों के लिए किया जाता है, कॉपर के धातु ऑक्साइड के लिए, आयरन के धातु ऑक्साइड के लिए, लेड के धातु ऑक्साइड के लिए और जिंक के धातु ऑक्साइड। इन चारों धातुओं के ऑक्साइड का अपचयन अशुद्ध धातु में किसके द्वारा कराते हैं, परगलन द्वारा, कार्बन कोक द्वारा। ठीक है, और अगली बात जो परगलन प्रक्रिया है वो कहां संपन्न होती है, वात्याभट्टी में। कहां संपन्न होती है, वात्याभट्टी में। मोस्ट है परगलन प्रक्रिया वात्याभट्टी में होती है, जबकि भर्जन और निस्तापन होता था परावर्तनीय भट्टी में। कहां, परावर्तनीय भट्टी में। अब परगलन में देखो क्या होगा, कॉपर का ऑक्साइड होता है Cu2, जब इसको आप कार्बन के द्वारा अपचयित कराओगे तो ये तो अपचयित हो जाएगा कॉपर में और बाहर निकल जाएगी Cu2 गैस। कॉपर का ऑक्साइड Cu2 गया, कार्बन द्वारा अपचयन कराओगे तो ये कॉपर में अपचयित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगी Cu2। जिंक का होता है ZnO, कार्बन द्वारा कराओगे जिंक प्लस Cu2। लेड का होता है Pbu, कार्बन द्वारा कराओगे तो Pb प्लस Cu2। आयरन का होता है Fe2O3, कार्बन द्वारा अपचयन कराओगे तो Fe बन जाएगा, बाहर निकल जाएगी Cu2। तो एक बात और, परगलन प्रक्रिया द्वारा में, परगलन प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, Cu2। ठीक है, और आपको मोस्टली ध्यान रखना है कि परगलन प्रक्रिया जो है वो जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड के लिए की जाती है। ध्यान रखना, जिंक धातु का, जिंक के ऑक्साइड का, है ना, अपचयन किसके द्वारा करवाया जाता है, कार्बन कोक द्वारा। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है जिंक के ऑक्साइड का अपचयन, अपचयन किसके द्वारा कराया जाता है, कार्बन कोक द्वारा, परगलन द्वारा। आयरन के ऑक्साइड का अपचयन किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा, परगलन प्रक्रिया द्वारा। तो पहले तो धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन हो गया, परगलन। ठीक है,
दूसरी है ना धातु में अपचयन की विधि होती है एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन। किसके द्वारा? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन, जिसे कहते हैं थर्माइट विधि, थर्माइट विधि। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन कहलाता है थर्माइट विधि। ये जो क्रोमियम का ऑक्साइड है Cr2O3, क्रोमियम का ऑक्साइड जो होता है ना Cr2O3, Cr2O3, इस क्रोमियम का ऑक्साइड एल्यूमिनियम की उपस्थिति में करवाते हैं, है ना, का अपचयन। Cr2O3 का जो अपचयन है वो एल्यूमिनियम की उपस्थिति में कराएंगे तो ये तो अपचयित हो जाएगा, Cr में बाहर निकल जाएगा Al2O3। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन क्या कहलाता है? थर्माइट विधि। और थर्माइट विधि द्वारा किसका अपचयन कराया जाता है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड Cr2O3 का क्रोमियम में अपचयन जो है वो थर्माइट विधि द्वारा करवाया जाता है। ध्यान रखना आप। ठीक है, अगला नंबर 3, स्वतः अपचयन, स्वतः अपचयन। ठीक है, देखो स्वतः अपचयन की बात करते हैं। 3 धातु अपने पास कॉपर, Pb और Hg, कॉपर, Pb और Hg, कॉपर, Pb और Hg। मोस्ट ध्यान रखना, स्वतः अपचयन का मतलब समझा रहा हूं आपको क्या होता है। एक तो कॉपर का ऑक्साइड, एक लेड का ऑक्साइड और एक मरकरी का ऑक्साइड। ये जो तीनों है ना धातु, कॉपर, लेड और मरकरी, इन तीनों धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी। ठीक है, इन तीनों को जब आप गर्म करोगे तो ये स्वतः ही क्या हो जाएंगे? अपचयित हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन तो यह आता है कि स्वतः अपचयन प्रक्रिया किस किस की धातु ऑक्साइडों में होती है? तो कॉपर के धातु ऑक्साइड में, लेड के धातु ऑक्साइड में और मरकरी के धातु ऑक्साइड में। इन तीनों का क्या किया जा सकता है? स्वतः अपचयन करवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके धातु ऑक्साइड अस्थायी होते हैं जो गर्म करने पर अपने आप अपचयित होकर के धातु दे देते हैं। जैसे देखो कॉपर का Cu2 प्लस Cu2S, है ना, जब इसे गर्म करोगे तो ये बन जाएगा Cu प्लस बाहर निकल जाएगी SO2। तो देखो कॉपर का जो ऑक्साइड है वो स्वयं के Cu2S से क्या हो गया? अपचयित हो गया, और ये कॉपर धातु में अपचयित हो गए, बाहर निकल गई SO2 गैस। समझ आई बात? तो ये प्रक्रिया हो गई स्वतः अपचयन। ठीक है ना, आपको ध्यान ये रखना कि स्वतः अपचयन किन धातु ऑक्साइडों के बीच में होता है। ठीक है, और कॉपर का निष्कर्षण भी एक स्वतः अपचयन का ही उदाहरण है। कॉपर वायराइटी से कॉपर का निष्कर्षण स्वतः अपचयन द्वारा होता है। अगला है विद्युत अपघटनीय अपचयन, चौथा, 4th नंबर हो गया विद्युत अपघटनीय अपचयन। ठीक है, विद्युत अपघटनीय अपचयन। देखो जो एल्यूमिना है Al2O3, एल्यूमिना जिसे कोरेंडम भी बोलते हैं, इस एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण है, निष्कर्षण एल्यूमिना Al2O3 एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण है वो विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, और इस प्रक्रम को बोलते हैं होल हेराल्ट प्रक्रम या होल हेराल्ट विधि। ध्यान रखना, फिर एक बार बोल रहा हूं कि एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किसके द्वारा कराया जाता है? विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा, जिस विधि का नाम है होल हेराल्ट विधि, होल हेराल्ट प्रक्रम, होल हेराल्ट विधि। ठीक है, अब इस होल हेराल्ट विधि को हम समझते हैं। पहली बात तो आपके समझ आएगी कि होल हेराल्ट विधि द्वारा किसका निष्कर्षण करवाया जाता है? ठीक है, एल्यूमिना का निष्कर्षण करवाया जाता है ना। तो अगले होल हेराल्ट विधि। देखो बेटा क्या है कि जो एल्यूमिना ना Al2O3, इस एल्यूमिना का जो गलनांक है, गलनांक वो बहुत ज्यादा उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है, यानी इसको गलाने के लिए बहुत ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, जो इसका गलित विलयन होता है, यानी जो गलित एल्यूमिना होता है वो विद्युत का कुचालक होता है।
विद्युत का कुचालक होता है। अब अपन करवा रहे हैं विद्युत अपघटनीय अपचयन, तो विद्युत अपघटनीय अपचयन के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो इसका गलनांक क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए जबकि है उच्च। दूसरा ये विद्युत का क्या होना चाहिए, सुचालक, जबकि ये है कैसा, कुचालक। तो एल्यूमिना जो है उसका गलनांक भी उच्च होता है और ये गलित अवस्था में विद्युत का कुचालक भी होता है। अब इस के गलनांक को कम करने के लिए और इसके गलित विलयन की विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए इस एल्यूमिना में मिला दिया जाता है CaF2 व Na3Al(F6). Na3Al(F6) को कहते हैं क्रायोलाइट। क्या कहते हैं, क्रायोलाइट। और इसको कहते हैं फ्लोरोस्पार, फ्लोरोस्पार। ध्यान रखना मैं क्या करूं। एल्यूमिना का गलनांक उच्च होता है और इसका गलित विलयन विद्युत का कुचालक होता है, जिस वजह से इसका आसानी से विद्युत अपघटन नहीं करवाया जा सकता। इसका विद्युत अपघटन आसानी से करवाने के लिए इस एल्यूमिना में हम CaF2 और Na3Al(F6) क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार मिला देते हैं। ये क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार क्या करते हैं, इसके गलनांक को कम कर देते हैं और इसका विद्युत चालकता को बढ़ा देते हैं, इसके विलयन की विद्युत चालकता को बढ़ा देते हैं और गलनांक को कम कर देते हैं। मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना कि ये दोनों इसके गलनांक को कम कर देते हैं, जिससे ठीक है विद्युत अपघटनीय अपचयन आसानी से हो जाता है। अगली बात क्या है कि जो होल हेराल्ड विधि है ना विद्युत अपघटनीय अपचयन, इस विद्युत अपघटनीय अपचयन में जो एनोड होता है उस एनोड का निर्माण या एनोड के रूप में ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। हेराल्ड विधि में एनोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग किया जाता है। अब विद्युत अपघटनीय अपचयन है तो एक तो होगा कैथोड पर और एक होगा एनोड पर। सबसे पहले अपन बात करते हैं कैथोड पर, ठीक है। कैथोड पर क्या होता है बेटा, अपचयन। क्या होता है, अपचयन, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना। कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन। कैथोड पर विद्युत अपघटनीय अपचयन, ठीक है। कैथोड पर अभिक्रिया कैसे होगी, विद्युत अपघटन में कैथोड पर भी अभिक्रिया होगी और एनोड पर। कैथोड पर क्या होगा, अपचयन होगा। कैसे, इसमें क्या होता है, जो एल्यूमिना Al2(3) वो टूटता है Al+3 प्लस 3O-2, ठीक, 2Al+3 प्लस 3O-2। अब ये जो Al+3 है, ये Al+3 क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और एल्यूमिनियम में अपचयित हो जाता है। यह अभिक्रिया तो होती है कहां पर, कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है, एल्यूमिना विघटित होगा Al+3 और O-2, इनमें से Al+3 तो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्यूमिनियम में अपचयित हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं एनोड पर। एनोड पर रिएक्शन है ना, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब एनोड पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ना O-2, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके नवजात ऑक्सीजन बना लेगी, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। O-2 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके नवजात ऑक्सीजन बना लेगा, ठीक है। 3 मोल है। अब ये नवजात ऑक्सीजन, 2 नवजात ऑक्सीजन आपस में मिलकर के बना लेगी O2। क्या बना लेगी, O2। अब ये जो CO2 है वो कार्बन के साथ मिलकर के बना लेगी CO2। क्या बना लेगी, CO2। इधर ध्यान देना, चलो इसको रहने दो, पहले इसको आपको ये ध्यान देना है कि एनोड पर क्या होगा, O-2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके नवजात ऑक्सीजन बनाएगा। 2 नवजात ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके क्या बना लेगी, O2। और एनोड जो है, एनोड वो बना किसका, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन। अब ये जो बनी हुई O2 है वो ग्रेफाइट के कार्बन के साथ मिलकर के क्या बना लेगी, CO2। इस प्रकार क्या होगा कि जो ग्रेफाइट का कार्बन है वो धीरे धीरे CO2 गैस बन करके बाहर निकलने लगेगा, जिससे धीरे धीरे ग्रेफाइट की जो छड़ है वो क्या होने लग जाएगी, विघटित होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, विघटित। एक समय ऐसा आएगा कि ग्रेफाइट की छड़ें पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, फिर क्या किया जाएगा, दोबारा दूसरी नई ग्रेफाइट की छड़ें लगा दी जाएगी। इस प्रकार जो ये विधि है ना वोलर-आल प्रक्रम, इसमें ये जो ग्रेफाइट की छड़ें ये धीरे धीरे विघटित होती रहती है। क्यों, क्योंकि ये ग्रेफाइट की छड़ में जो कार्बन है वो CO2 में बदलता रहता है। इस कारण फिर नई ग्रेफाइट की छड़ें लगाई जाती है। आपको एक बात एक और ध्यान रखनी कि 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम बनाने के लिए लगभग 0.5 किलोग्राम ग्रेफाइट की आवश्यकता होती है।
ये और पॉइंट याद रखना आपको, 0.5 किलोग्राम ग्रेफाइट की 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला अपना पॉइंट हो गया पोलर रॉड पर्सन, ठीक है सर।